हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आइए देख लेते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उसकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और आज भी बदल रही है। ये विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। ओके। चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। मलयालम भाषा इस इलाकों में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। ओके। इसके बाद है शासक और धार्मिक परंपराएं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं से विकसित हुई थी। इन प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। ओके, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। ओके। इसके बाद है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। राजपूत ने राजस्थान को विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्श तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। ओके। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था जिसने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। ओके। इसके बाद क्षेत्रीय सीमांतों से परी। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृति तथा अन्य भाषाओं में कहानी से किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। ओके। राधा कृष्णा के पौराणिक के रूप में आख्यान लोक नाटक प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। उत्तरी प्रस्तुति में क्लिष्टिक तथा दूत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिए जाने लगा। तमिलनाडु भारतनाट्यम, केरल में कथाकली, उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ये सब नृत्य थे। ओके। इसके बाद है संरक्षणों के लिए चित्रकला। एक अन्य परंपराएं जो कई रीतियों की विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपराएं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। ओके। इसमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए उपयोग किए गए थे। मुगल बादशाह ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो पारंपरिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उसमें के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। ओके। इसके बाद है एक क्षेत्रीय भाषा का विकास।
बंगाल में लोग हमेशा बंगाल यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। पारंपरिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। ओके, तो फिर नई भाषा के उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे। इसके कारण संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता गया। ब्राह्मणों के बसने से सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक प्रबल हो गया और चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी के लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ओके, ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर्श से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और धार्मिक महानुभाव पीरों की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई तथा बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनवाने का दौर जोरों पर रहा और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इसके बाद है मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है। यहाँ मछली और धान की उपज बहुत याद से होती है, इसलिए यहाँ स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।